देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में चल रही आपस में कलेश के बाद अब एक और फूटा है सियासी बम। दोस्तों बताएंगे आपको एक नए मंत्री ने दे दिया है इस्तीफा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भगोड़े घोषित किए गए हैं कोर्ट से और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले शरद पवार को मिली है बड़ी राहत। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे गुट के लिए भी खुशखबरी की खबर सामने आ रही। साथ महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को दूर हटाने की कर रही है कोशिश। दोस्तों बताएंगे इस तरीके के नए अपडेट आने शुरू हो गए। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन बनने के बाद अब सीटों को लेकर भी सब कुछ क्लियर हो गया है कि कौन सी सीट पर कौन मैदान में उतरेगा। साथ साथ अडानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की सरकार जीत गई है कोर्ट में केस। बताएंगे 280 करोड़ रुपए का मिला है फायदा कांग्रेस की सरकार को और एसआईटी करेगी चुनावी बॉन्ड की जांच। बताएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 22 तारीख को सुनवाई की इजाजत दे दी है। दोस्तों इसी के साथ में दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के ही 3 सहयोगी उठकर खड़े हो गए हैं। बजट सेशन से पहले 14 सांसदों वाली पार्टियों ने बीजेपी को दे दी है चुनौती। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सारी बड़ी अपडेट के सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन वर्सेस सरकार का मामला और ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, कई सारे और भी मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय संविधान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से ऊपर बताकर संगठन में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कई दिनों तक उनकी बैठकें लगातार चलती जा रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चल रही मंत्रियों की चल रही बैठक से कई मंत्री गायब बताए जा रहे हैं। दोस्तों अब उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच में तकरार और ज्यादा बढ़ गई है। दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम किन्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनम ने भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी का आरोप लगाया है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर का इस्तीफा अधिकारी पर बंदर बांट करने के आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों अधिकारी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते, मेरे विभाग में भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, ये बयान कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्री ने दिया है। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि संगठन में काम करूंगी, सरकार से बड़ा संगठन होता है, यानी केशव प्रसाद मौर्य के बयान का असर जहां तहां बीजेपी में देखने को मिल रहा है। दोस्तों जो योगी सरकार से नाराज है, बीजेपी के सरकार उनके अधिकारियों से नाराज है, वो खुलकर सामने आने लगे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा लगाए जाना साफ तौर पर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की आपस में उपज चुके कलेश के बारे में संकेत देते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों क्या मंत्रियों का इस्तीफा एक नेचुरल तरीके से हो रहा है या फिर एक किया गया प्रयोग है, सहयोग नहीं है? क्योंकि जो बोलकर इस्तीफा दिया गया है साफ तौर पर संकेत मिलने लगे हैं कि कहीं ना कहीं एक पूरी थ्योरी चल रही है जिसमें संगठन वर्सेस सरकार का मामला चल रहा है और ये बोलकर इस्तीफा दिया गया है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इसका मतलब है कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए कई सारे नेता खुलकर गुटबाजी करने लगे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला, आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा एग्रेशन देखने को मिलेगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद संघमित्र मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी अपडेट आई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता बेटी को फरार घोषित कर दिया है। बिना तलाक के लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने का यह पूरा मामला है। संघमित्र मौर्य पर दीपक स्वर्णकार ने दर्ज कराया था केस। 3 बार समन, 2 बार जमानती वारंट और 1 बार नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था। संघमित्र मौर्य के साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 पर दर्ज था केस। दीपक ने मारपीट, गाली गलौच, साजिश करने का केस दर्ज करवाया था। कोर्ट ने एक भी सुनवाई में नहीं पहुंचने के बाद यह आदेश जारी किया है और फरार घोषित किया है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए किरकिरी की खबर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद है संघमित्र मौर्य, जो बदायूं से चुनाव लड़ी थी और चुनाव जीतकर सांसद भी बन गई थी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जिसे बीजेपी ने टिकट दिया वो भी चुनाव हार गए। साथ दोस्तों 2-4 महीने में महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन होने वाले और उससे पहले महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब अन्य पार्टी के फ्री सिंबल की लिस्ट से तुरहा यानी ट्रम्पेट हटा दिया गया है। यह फैसला स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बीते मंगलवार को ले लिया है, लेकिन सार्वजनिक शुक्रवार 19 जुलाई को किया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार एनसीपी के विभाजन के बाद शरद पवार गुट को चुनाव चिन्ह के तौर पर जो चीज मिला था उसे तुरहा बजाता हुआ व्यक्ति था। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को एक सिंबल असाइन किया गया था जो केवल तुरहा था। इसके बाद शरद पवार गुट ने नेताओं की ओर से यह दावा किया था कि एक जैसे सिंबल की वजह से जनता में कंफ्यूजन पैदा हो रही है और लोकसभा चुनाव पर शरद पवार की एनसीपी के वोट कट निर्दलियों को चले जाने के आरोप लगाए गए थे। इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए वो सिंबल हटा दिया गया है जो मिलता जुलता था। ये अच्छी खबर है शरद पवार गुट के लिए, क्योंकि उनको विधानसभा चुनाव के अंदर पार्टी को मिले लोकसभा के समर्थन को बरकरार रखना है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनका वोट किसी भी मामले को लेकर डिवाइड हो जाए। साथ महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितनी सीटों की मांग की, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अजीत पवार गुट को अलग थलग करने वाली है। दोस्तों इससे पहले आरएसएस के आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर अजीत पवार से इनडायरेक्ट कहा जा रहा था कि वो एनडीए गठबंधन छोड़ दे, क्योंकि इससे एनडीए गठबंधन को नुकसान हो रहा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र के पार्टी के प्रभारी और सह प्रभारी हैं। खबरों के मुताबिक 2 बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले सहित बीजेपी की राज्य कोर कमेटी के सदस्य मौजूद थे। पार्टी प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। दोनों केंद्रीय
केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को यानी बीते दिन मुंबई में मौजूद थे, लेकिन 150 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो आह्वान किया गया है, जो ऐलान किया गया है, इसका सीधा मतलब यह है कि पार्टी अजित पवार गुट पर दबाव बनाना चाहती है दोस्तों, क्योंकि 288 सीटों में से अगर 150 पर बीजेपी चुनाव लड़ जाए तो फिर बाकी की सीटें तो सीधे एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को मिलेगा। तो फिर अजित पवार क्या बिना सीटों के चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। और जिस तरीके से आरएसएस ने अपने मुखपत्र में टिप्पणी की है, साफ तौर पर बीजेपी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है और 150 सीटें लड़ने का दावा करते हुए संकेत दिए जा रहे हैं। साथ यूपी उपचुनाव के लिए सपा कांग्रेस में डील फाइनल हो गई है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इससे लेकर आंकड़े सामने आ गए दोस्तों। 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। इसमें कटहरी, अंबेडकर नगर, करहल, मैनपुरी की सीट जो है, मिल्कीपुर अयोध्या की सीट और मीरापुर मुजफ्फरनगर की सीट और मांझवा यानी मिर्जापुर की सीट और सीसामऊ कानपुर नगर की सीट और खैर अलीगढ़ और कुंदरकी मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी। यानी 8 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी कि बाकी की 2 सीटें गाजियाबाद, एक प्रयागराज, इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार उतारने का मौका मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने 1984 के बाद जीत दर्ज की है प्रयागराज की सीट पर, इसीलिए पार्टी को इस बार यहां से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। और गाजियाबाद सीट हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है, तो इसीलिए सपा उनको आगे करना चाहती है दोस्तों। साथ साथ राज्य की पार्टियों के रूप में शिवसेना, यूबीटी और शिवसेना एसपी को मिल गई है वैधता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अच्छी और बधाई वाली खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की पार्टी शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी को राज्य स्तरीय दलों के रूप में वैधता मिल गई है। इसके अलावा तुरही चुनाव चिन्ह को अब चुनाव आयोग द्वारा फ्रीज कर दिया गया है, यानी अब ये केवल एनसीपी एसपी का चुनाव चिन्ह रहेगा, किसी और को इस तरीके का कोई सिंबल नहीं दिया जाएगा। पिछले दिनों अप्रैल में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने बारामती लोकसभा सीट से निर्दलीय विधायक को लेकर शिकायत की थी दोस्तों, लेकिन अब राज्य पार्टी का दर्जा मिलना ये साफ तौर पर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के अंदर दोनों पार्टियों को जबरदस्त तरीके का समर्थन मिला और क्योंकि उन्होंने उस क्राइटेरिया को पूरा कर लिया है जो एक राज्य पार्टी डिक्लेयर करने के लिए जरूरी होता है। और क्राइटेरिया पार करने के साथ ही अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्य पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जबरदस्त फर्क पड़ेगा। साथ साथ सुकू गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के अंदर अडानी के खिलाफ एक केस लड़ा था दोस्तों, और अब इस केस में बड़ी जीत मिली है। 280 करोड़ का ये पूरा केस था जो हिमाचल प्रदेश की सरकार अडानी के खिलाफ लड़ रही थी। कोर्ट ने फैसला सुक्खू सरकार के समर्थन में दिया है। 969 मेगावाट के जंगी तोपन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर ये पूरी अपडेट है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता के साथ खड़ी रही और अंततः जीत जनता की हुई है और अडानी मामले को लेकर 280 करोड़ रुपए का केस सरकार जीत गई है। अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सही किया था कि वो एक बड़े कॉर्पोरेट के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच गए थे। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड में गड़बड़ी की विशेष जांच दल से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में 22 जुलाई को सुनवाई करने की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस योजना को रद्द कर दिया था, क्योंकि इस योजना में राजनीतिक चंदे को पूरी तरीके से छिपाकर रखा गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले पर अगले सप्ताह सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले याचिकाकर्ता गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले का उल्लेख किया था। भूषण ने बताया कि एनजीओ के द्वारा दायर की गई याचिका पर अभी सुनवाई होनी है, जबकि आरटीआई कार्यकर्ता सुदीप तमकर की इस तरह की याचिका शुक्रवार को सूचीबद्ध की गई है। दोस्तों 22 तारीख को कोर्ट की ओर से निर्णय आएगा। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ अखिलेश यादव ने एक मानसून का ऑफर दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य को, जो संगठन को सरकार से बड़ा बताकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। अखिलेश यादव को भी लगा कि शायद वो स्टूल से अब कुर्सी पर आना चाहते हैं, यानी सम्मान पाना चाहते हैं। जैसा सपा के लोग उन्हें स्टूल मंत्री के अगर पुकारते हैं, तो अब अखिलेश यादव के द्वारा ऑफर दिया गया मानसून ऑफर की आप 100 लेकर आइए, सरकार बनाइए। केशव प्रसाद मौर्य ने उस ऑफर को टालते हुए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ही डूबता हुआ जहाज बता दिया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले पर विवाद, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ बीजेपी के 3 सहयोगी दल खड़े हो गए हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो पार्टी के अंदर से भी आवाज उठ रही है और अब पार्टी के बाहर से भी आवाजें और ज्यादा मजबूती से उठने लगी है। एनडीए गठबंधन के एक पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि उनका एक समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी हर संभव ये प्रयास करेगी कि उनका एनडीए गठबंधन के तहत एक भी सांसद कम ना हो, समर्थन कम ना हो। शायद यही बड़ा कारण दोस्तों कि आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, ये बात उचित नहीं है। दुकान के बाहर नाम लिखवाने की परंपरा पूरी तरीके से गलत है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को गुजरात हाईकोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद पथराव हुआ था और इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। दोस्तों हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पथराव और दंगा के आरोपी 5 कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को जमानत दे दी है। इन 5 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की कथित हिंदू विरोधी टिप्पणी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प को लेकर शुरू हुए कलेश में नाम सामने आने के बाद हुआ था। इसके बाद पथराव की घटना सामने आई थी और झड़प के कारण कई सारे लोगों को चोट लगी थी। जिन 5 लोगों को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, उनमें 23 वर्षीय हर्ष ईश्वर भाई परमार है, 50 वर्षीय विमल भाई पंसारा है और 47 वर्षीय मनीष ठाकुर के साथ साथ 57 वर्षीय संजय बारोट के साथ साथ 68 वर्षीय मुकेश भाई दतनिया का नाम है। इनकी गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भी गुजरात गए थे और परिजनों से मुलाकात करते हुए उन्होंने अपना समर्थन दिया था। साथ साथ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के
अंदर भी विस्तार चाहती है दोस्तों। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने अपने 35 के 35 सांसदों को मुंबई भेजा है। ये सारे के सारे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। 35 सांसद जब मुंबई पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर दर्शन किए। इसके बाद महाराष्ट्र इकाई सपा सांसदों का सम्मान समारोह आयोजित करती है। भारी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र चुनाव के लिए हिम्मत दी जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि अगर मजबूती से मुकाबला किया जाएगा तो महाराष्ट्र में पार्टी का विस्तार हो पाएगा। इससे पहले समाजवादी पार्टी मुंबई में 2 या 3 के आसपास सीटें जीती रही है दोस्तों, और इस बार नंबर बढ़ाने को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें महाराष्ट्र में देगी, ये बड़ा सवाल रहेगा, और समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, जो जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। अखिलेश यादव के साथ में राज्यसभा के सांसदों को मिलाकर लगभग 37 सांसद मुंबई पहुंचे थे। शंखनाद किया गया है, चुनावी शंखनाद। इस दौरान चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहे और राज्य में पार्टी के बड़े नेता और जिनके इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी की रणनीति मुंबई के अंदर रहती है, अबू आजमी, वो भी मौजूद थे। विजय सभा का आयोजन किया गया। भारी संख्या में कार्यकर्ता दिखाई दिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ इंसान सुपरमैन बनना चाहता है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस पार्टी क्यों खुश है? दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि एक आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, फिर वो देव बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है। आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार के विकासों का कोई अंत नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है। बहुत कुछ किया जा चुका है लेकिन अभी बहुत कुछ करना भी बाकी है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि लोगों को मानव जाति के कल्याण के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विकास और मानव महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं होता। कुल मिलाकर दोस्तों जो शब्द वो यूज कर रहे हैं कि एक आदमी सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देव बनना चाहता है, फिर भगवान बनना चाहता है, आंतरिक और बाहरी दोनों विकास का कोई अंत नहीं है। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की ओर संकेत दिखाई देते, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को दैव्य शक्ति वाला व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहे थे और चुनाव में जनता ने बता दिया कि उनको दैव्य शक्ति वाला व्यक्ति नहीं चाहिए बल्कि एक इंसान चाहिए, और लोगों ने फिर दैव्य शक्ति वाले इंसान बनाकर बीजेपी को 240 ही सीट दी, यानी बहुमत के आंकड़े से नीचे लाकर छोड़ दिया। अगर आप भी मानते दोस्तों आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी है तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। कांग्रेस पार्टी ने तो इसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने वाला बयान बताया है। साथ साथ लखनऊ पहुंचे आरएसएस के सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के नेताओं के साथ बैठकें लगातार जारी है दोस्तों। यानी आरएसएस के लोग भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में छिड़े कोल्ड वॉर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी शीत युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सारे नेताओं के बयानबाजी से आपसी फूट बढ़ती चली जा रही है। आरएसएस को ही पता है कि बीजेपी अगर कमजोर हो गई तो फिर आरएसएस के खिलाफ विपक्ष ऐसी कार्रवाई करेगा तो वो आगे आने वाले दिनों के अंदर दिखाई भी नहीं देंगे। शायद यही बड़ा कारण है कि जैसे जैसे बीजेपी की सरकार को बचाए रखने और आरएसएस भाजपा को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। साथ साथ बीजेपी के 2 सांसद होंगे टीएमसी में शामिल। कुणाल घोष के दावे के बाद बंगाल में हलचलें मची हुई है दोस्तों। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक और सबका साथ सबका विकास की जगह कह रही है, जो हमारे साथ केवल उन्हीं का विकास, तो अब टीएमसी के सीनियर नेता कुणाल घोष ने दावा किया है कि बंगाल की राजनीति में अब एक हड़कंप मचने वाला। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के 2 सांसद 21 जुलाई को यानी कल टीएमसी में शामिल होंगे। गुरुवार को उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2 सांसद है जो 21 तारीख को आएंगे हमारे साथ। शहीद दिवस समारोह में हमारे पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभी पहलुओं पर विचार करके अंतिम निर्णय लेंगे, और अंतिम निर्णय के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा घट जाएगा। बीजेपी के अभी 12 सांसद चुनकर आए हैं दोस्तों, और 2 सांसद और कम हो जाएंगे तो 10 पर बीजेपी पहुंच जाएगी। और उसके बाद जैसे जैसे आंकड़े घटते चलेंगे वैसे वैसे सहयोगी मजबूत होते चलेंगे, और इंडिया गठबंधन की ओर से छोटा सा ऑफर भी दे दिया जाएगा तो सारे घूम फिरकर वापस इंडिया गठबंधन को समर्थन करते दिखाई दे जाएंगे। साथ साथ दोस्तों हाथरस हादसे के मामले को लेकर अखिलेश यादव पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि अखिलेश यादव उन बाबा को प्रमोट करते हैं जिनके एक सत्संग के दौरान ऐसा हुआ था। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने भगदड़ मचने से 123 लोगों की मौत के बाद 1 करोड़ 23 लाख रुपए का राहत राशि की घोषणा की है। न्यूज चैनलों से बात करते बताया गया है कि प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार ने जो मुआवजा दिया है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, और अपने ओर से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने 1 करोड़ 23 लाख का योगदान 123 परिवारों के लिए किया है, यानी सबको 1 लाख रुपए के आसपास दिए जाएंगे। साथ साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में उपचुनाव में हार जीत को लेकर मंथन की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वर्तमान के मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। अन्य कई लोग भी मौजूद थे और चर्चा की गई है कि हार क्यों हुई। हार के पीछे हालांकि जनता तो एक ही कारण बताती है, और कारण वो है कि अगर बीजेपी जितनी बार हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार गिराने के मंशा से चुनाव करवाएगी उतनी बार जनता इसी तरीके के नतीजे देगी, क्योंकि जनता ने पूरे मेजोरिटी के साथ 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई है और कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी, चाहे कितना भी ऑपरेशन लोटस चला लिया जाए, क्योंकि अंततोगत्वा जाना तो फिर इलेक्शन में ही, और इलेक्शन में जाते ही जनता के हाथ में कमान आ जाती है। तो आप लोग जानते हैं कि जनता किसे सत्ता में चाहती है। शायद भाजपा के लोगों को अपने आत्मनिरीक्षण करते वक्त ये देखना चाहिए कि जनता का मूड क्या है। वहीं पर ईडी ने गुरुवार को हरियाणा के महेंद्रगढ़ के शंकर कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी के विधायक राव दान सिंह के घर, उनके भाई के आवास और रेवाड़ी रोड पर उनके फार्म हाउस की तलाशी ली है। कांग्रेस के 4 बार के विधायक राव दान सिंह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते रहे हैं। राव दान सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तलाशी के दौरान इस सभी स्थानों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और किसी को भी परिसर में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी। सूत्रों के अनुसार ईडी की टीमें सुरक्षा कर्मियों के साथ गुरुवार सुबह करीब 4 बजे 7 गाड़ियों में महेंद्रगढ़ स्थित राव दान सिंह के दोनों परिसरों पर पहुंची थी। दोस्तों
1400 करोड़ रुपए के बैंक लोन के फ्रॉड का ये पूरा मामला है और चुनाव से पहले हो रही जांच पड़ताल को लेकर सवाल उठने तो पूरी तरीके से तय है। आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता को चुनाव से पहले क्यों जांच के दायरे में लेकर आया जा रहा है? क्या ये एक सतत प्रक्रिया है या फिर सत्ता के कहने पर की जा रही प्रक्रिया है? वहीं पर 19 जुलाई को अहम बैठकें होने जा रही है। मुंबई में होने वाली बैठक में उन विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। जानकारी के अनुसार मुंबई के गरवाने क्लब में सुबह 10 बजे प्रदेश कांग्रेस के बैठक आहूत की गई। केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला के नेतृत्व में यह बैठक पूरी हुई। पार्टी सूत्रों के जानकारी के अनुसार ऐसे 5 विधायकों की पहचान की गई है जिन्होंने एमएलसी चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोटिंग की थी। इन विधायकों पर एक्शन लिया जा सकता है। बाकी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की बातें बीते कई दिनों से चल रही है। मामले पर जानकारी से प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को अवगत कराया था। पार्टी आला कमान को पूरे प्रदेश से अवगत कराने के लिए नाना पटोले खुद दिल्ली गए थे। बता दें कि 13 जुलाई को महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव हुआ था। इस चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आई थी। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक समेत कई अन्य दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। और दोस्तों मुजफ्फरनगर से कई सारी वीडियो सामने आ रही है। एक वीडियो ऐसी सामने आई है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बैरिकेडिंग्स बना रहे हैं ताकि सभी आसानी से पास कर सके, रोड पर निकल सके। इस तरीके से कई सारी सुखद खबरें सामने आती है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर लिया गया फैसला है। इससे जानबूझकर माहौल को सांप्रदायिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर अभिनेता सोनू सूद ने इस पूरे मामले को लेकर खुद भी टिप्पणी करते हुए कहा कि दुकानदारों को अपने दुकान पर नाम का बोर्ड लगाने के यूपी सरकार के आदेश का विरोध करते हुए कि सभी को अपने दुकान पर एक ही नाम लिखना चाहिए और वो मानवतावाद, ह्यूमैनिटी लिखना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से और भी कई विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने सरकार के फैसले के साथ खड़ा रहने का फैसला लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। बीजेपी के अपने पूर्व नेता, वरिष्ठ नेता भी इसे हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला फैसला बता रहे हैं। वहीं पर उज्जैन के नागाझीरी थाना क्षेत्र में हामू खेड़ी के रहने वाले बीजेपी के नेता प्रकाश यादव को रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी है। इस घटना के बाद नागझीरी थाना पुलिस ने प्राण घातक हमले का मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद में दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी। आरोपी रिटायर्ड फौजी भी हामू खेड़ी का रहने वाला है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि हामू खेड़ी रहने वाले प्रकाश यादव पर बीती रात रिटायर्ड फौजी ने गोली चला दी है। यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों असम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, कहा मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कांग्रेस पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं तो इस पर काबू पाया जा सकता है क्योंकि समुदाय केवल उनकी बातें सुनता है। साथ साथ दोस्तों चुनावी बॉन्ड से चंदा लेकर लाभ उठाने के मामले की जांच पर जो याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की इजाजत दे दी है। ऐसा लग रहा है कि कोर्ट एसआईटी का गठन करने की इजाजत दे सकता है। दोस्तों अगर ऐसा हो गया तो पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के लोग हिलने वाले हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है और चंदे की रिपोर्ट जग जाहिर करने से रोकने के लिए किस तरीके से सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। तो सॉलिसिटर जनरल बार बार कह रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आंकड़े दे दिए जाएं। आंकड़े देने से ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी, पता चल जाएगा कि किसने किसको पैसे दिए हैं और उसको फिर बाद में प्रताड़ित किया जाएगा। हालांकि बाद में जब कोर्ट एग्रेसिव हुआ तो चुनाव से पहले लेन देन के आंकड़े सामने आ गए दोस्तों। लेकिन लेन देन के आंकड़े में जो गड़बड़ झाले के संकेत मिल रहे हैं उसकी जांच को लेकर अभी भी कमेटी नहीं बनाई गई है। जो भी जानकारी आगे आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ बीते दिन हुए एक और ट्रेन हादसे को लेकर भाजपा सरकार सवालों के घेरे में है। जो जानकारी आई उसके अनुसार गुजरात के वलसाड़ में ट्रेन एक्सीडेंट की खबर है दोस्तों। इस बार सामान ले जा रहे ट्रेन अपने पटरी से डिरेल हो गया है, यानी पटरी से नीचे उतर गया है, जो कई सारे मामले में सामने आता है। हालांकि इसमें सामान जा रहा था इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया है, लेकिन नुकसान सामान का हुआ है, जान का नहीं हुआ है, जो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सवाल तो उठता ही है कि ये पटरी अगर कमजोर है तो फिर इस पर तो पैसेंजर ट्रेन भी जाएगी, तो यहाँ भी हादसे होने के आशंकाएं हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इस पूरे मामले पर जहां पर एक और रेल मंत्री को कुछ करना चाहिए तो ऐसा लग रहा है कि वो रेल मंत्री बनकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रील अपलोड करते रहते हैं कि वंदे भारत चला दी और इस पुल से निकल रही है वंदे भारत। ड्रोन शॉट लेकर दिखाया जाता है कि ट्रेन का विकास हो रहा है, रेलवे विकास हो रहा है, पटरी का विकास हो रहा है, लेकिन हकीकत जब सबके सामने आती है, जब इस तरीके की घटना हो जाती है दोस्तों, आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ ग्रामीण संकट, बेरोजगारी और आक्रामक प्रचार, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने खास रणनीति बनाई है। मीटिंग में फैसला लिया गया है कि राज्य में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए अन्य राज्य के वरिष्ठ नेताओं की भी तैनाती की जाएगी। कांग्रेस पार्टी आक्रामक मोड में महाराष्ट्र के इलेक्शन में दिखाई देने वाली है दोस्तों। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य में आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला ने भी मुंबई के अंदर एक बैठक की जिसमें तमाम मुद्दों पर फैसला लिया गया है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता महायुति गठबंधन के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोलेंगे। साथ ही फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र कांग्रेस ग्रामीण संकट, किसानों के मुद्दे और कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर आक्रामक तरीके से सवाल उठाएगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर वह जनता के सामने भी जाएगी। वहीं पर दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने राष्ट्रीय राजधानी
के विकास के लिए केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है उन्होंने शुक्रवार को। दिल्ली से केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है, लेकिन इसके बदले में दिल्ली को कुछ नहीं मिलता। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली से 25,000 करोड़ रुपए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का कलेक्शन होता है, जीएसटी का कलेक्शन होता है। 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिसका इंतजार तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आम आदमी भी करता है। तो अब सरकार को पूर्णकालिक बजट के दौरान दिल्ली को उसका ड्यू मिलना चाहिए, उनके हक को दिल्ली को देना चाहिए सरकार को। जो भी जानकारी इसे लेकर आती रहेगी दोस्तों, आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लोगों का कहना है कि बजट को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है फ्री के चीजें देकर। लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि राज्य सरकार को जो उनका ड्यू है, जो उनकी अधिकार है, जो उनके सम्मान स्वाभिमान की चीजें हैं, जो पैसे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। दोस्तों जुड़े रहने सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।